नमस्कार। यह वीडियो पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पर आधारित है। उनकी व्याख्या दी गई है ताकि अगर प्रश्न बदल करके भी पूछे जाएं और जिनका उत्तर सेम हो तो आप उनका उत्तर दे सकें। आजकल सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे IUCN की स्थापना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित या तमाम संधियां हैं, समझौते हैं, नई तकनीकी है और पहले से चली आ रही जो संगठन हैं और NGO हैं और अन्य रिसर्चेज के द्वारा जो चीज़ें बाहर आती हैं उन सब पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जैसे प्रश्न है IUCN की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो हम जाने IUCN क्या है। तो ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा के ग्लैड में स्थापित है। दूसरा प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया किस वर्ष लागू किया गया था, तो यह 23 मई 1986 को संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत लागू किया गया था। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 से प्रभाव में आ गया। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब पास हुआ, जिसको जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम बोलते हैं, यह 23 मार्च 1974 को पास हुआ। इसके बाद है रेड डाटा बुक पे सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। तो रेड डाटा बुक संकटग्रस्त और लुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं उनके बारे में ये जानकारी प्रदान करती है। पहली बार रेड डाटा बुक पुस्तक 1964 में प्रकाशित की गई। इसमें विलुप्त होने के जोखिम का आकलन किया जाता है और प्रजातियों को इनके जोखिम के आधार पर 9 श्रेणियों में बांटा जाता है। रेड डाटा बुक का विचार सबसे पहले 1963 में पीटर स्कॉट द्वारा सुझाया गया, इसीलिए इन्हें रेड डाटा बुक का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह 5 जून को मनाया जाता है। इसके अन्य नाम है इको डे, इन्वायरमेंट डे। और पहली बार 1972 को संयुक्त राष्ट्र की स्टॉकहोम के सम्मेलन में पर्यावरण दिवस मनाने की चर्चा हुई थी और 5 जून 1973 को पहली बार यह केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ के थीम पे मनाया गया था। और 2025 का थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और ये 26 का जो होने वाला है पर्यावरण दिवस वैश्विक स्तर पर, यह सऊदी अरब के रियाद में मनाया जाएगा। इसका जो शीर्षक है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण एवं सूखे से निपटने की क्षमता। और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो जर्मन पर्यावरणविद और भूगोलवेत्ता थे, उनको इसका जनक माना जाता है। तो हम जाने कि यह वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो डे है, इसका इस साल का थीम 26 का बनेगा, लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रिजिलियंस। इसके बाद अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी में इकोसिस्टम शब्द किसने प्रयोग किया, तो एजी टेंसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हीकेल ने किया। ये एक जर्मन शब्द है और इकोलॉजी उसी से बना हुआ शब्द है। और पूछा जाता है सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र या सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, तो ये हम जाने कि महासागर है जो सबसे बड़ा इको सिस्टम है और जो ये सबसे टिकाऊ भी है, सबसे सस्टेनेबल भी है और सबसे बड़ा भी है। इसके बाद जैव भू रासायनिक चक्र क्या कहलाता है, तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल विद इन इकोसिस्टम, यानी जैव भू रासायनिक चक्र का मतलब है पर्यावरण और जीवों के बीच में रासायनिक पदार्थों का आदान प्रदान। ये चक्र जैसे जल चक्र है, कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, ये प्राणियों से वायुमंडल में यानी पर्यावरण में और पर्यावरण से प्राणी प्राप्त करते हैं। तो इसकी साइकिल चलती रहती है। ये पूरे इकोसिस्टम की विविधता के लिए, जीवंतता के लिए अत्यंत आवश्यक है। बायोटिक कंपोनेंट में वेजिटेशन की श्रेणी में आता है। तो बायोटिक कंपोनेंट में 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो जो लिविंग होते हैं उनको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें प्लांट
और एनिमल्स दोनों आते हैं, फ्लोरा फाउना बैक्टीरिया वायरस सब आते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट में प्रकाश है, तापमान है, वायु है, जल है, जितने मिनरल मटेरियल्स हैं, जितने पदार्थ हैं, सब आते हैं। इसके बाद है प्रश्न, रीन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण कौन सा है? तो रीन्यूएबल का मतलब है कि जिसे पुनर्चक्रित करके फिर से प्राप्त किया जाए, या जो अक्षय है, कभी खत्म ना होने वाला। तो ऐसा स्रोत है सोलर, हाइड्रो पावर, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोफ्यूल्स, ये हमारे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। इसके बाद व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज नॉर्म्स कब लागू हुआ? तो ये 2000 से लागू है भारत में। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? तो हम जाने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। इसके बाद वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? तो वैली ऑफ फ्लावर जो है वो नंदा देवी बायोस्फीयर का पार्ट है। इसे नेशनल फ्लावर पार्क भी कहते हैं। फ्लावर वैली ये चमोली जो उत्तराखंड में है, यहाँ पे पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के फूल देखने के लिए सैलानी जाते हैं, जो मध्य जुलाई से मध्य अगस्त तक देखने के लिए बेस्ट पीरियड है। इसके बाद कौन सा पौधा आकर के जो फूलों की घाटी है उसको बर्बाद करने लगा, वहाँ के पौधों को नष्ट करने लगा? तो ये पौधा है लेंटेना कैमेरा और लेंटेना इंडिका, ये दो स्पीसीज हैं एक ही पौधे के। और ये साउथ अमेरिका के ब्राज़ील से ये पोटैटो सीड के साथ आए थे। तो अमेरिका से आया, लेकिन भारत में अपना इतना व्यापक स्तर पे फैल गया है कि चारों तरफ जहाँ भी खाली जमीन रहती है वहाँ ये छोटे छोटे पुष्प वाले पौधे हैं बर्बिनेसी फैमिली के। इसके बाद किस दिन वर्ल्ड वेटलैंड यानी रामसर कन्वेंशन भारत में लागू हुआ? तो ये समझौता 1982 में भारत में लागू किया गया, जिसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन, जो वेटलैंड है उस पे कन्वेंशन कहा जाता है। और वेटलैंड जो होते हैं वो जल पक्षी के लिए, विविध प्रकार के पौधों के लिए, जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, जो लवड़ीय पौधे होते हैं, उनके लिए बड़ा ही मतलब महत्वपूर्ण होता है। और इसे 1971 में ईरान के रामसर में सबसे पहले पूरे दुनिया भर के प्रतिनिधि जुट करके लागू किए, और अन्य देशों ने बाद में इसे स्वीकार किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के माध्यम से इस वेटलैंड का संरक्षण सुनिश्चित करना। चिपको आंदोलन किस उद्देश्य के लिए था? तो ये वनों की कटाई रोकने के लिए था। जब उत्तराखंड के चमोली जिले में अंगू के वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए 1973 में आंदोलन आरंभ हुआ। इससे बहुत जुड़े नाम है सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लोगों का। फिर 1970 के दशक में भारत में शुरू हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य पेड़ों और जंगलों को काटने से बचाना था। कौन सा प्रदूषण सूचक जीव है? तो लाइकेन जो होता है, जो एल्गी और कवक का एक सिम्बियंट होता है। कवक और एल्गी मिलकर एक जीव बनाते हैं जिसको हम लाइकेन बोलते हैं। और जब वायु में विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण बढ़ जाता है तो ये नष्ट हो जाता है पौधा। तो ये अगर कहीं नहीं पाया जा रहा है तो इसका मतलब वहाँ का वायु प्रदूषित है। कौन सी पर्यावरण घटना 1952 लंदन में हुई थी? तो ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। यह वायु प्रदूषण की एक गंभीर घटना थी, जो दिसंबर 1952 में 5 दिनों तक पूरे लंदन को एकदम जकड़े रखा। और ये औद्योगिक प्रदूषण का परिणाम था। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये मिल करके ये स्मोग उत्पन्न किया, जिससे पूरा शहर बंद हो गया था। अच्छा, अगला प्रश्न लैंटिक हैबिटाट का उदाहरण है। तो लैंटिक हैबिटाट का मतलब स्थिर पानी वाला इकोसिस्टम, जैसे पांड और जैसे तालाब है, पोखरा है। इसके बाद जो बहने वाला सिस्टम इकोसिस्टम है उसको हम कहते हैं लोटिक हैबिटाट। तो हम याद रखें लैंटिक हैबिटाट और लोटिक हैबिटाट। लोटिक हैबिटाट का मतलब फ्लोविंग वाटर और लैंटिक हैबिटाट का मतलब स्टेगनेंट वाटर। इसके बाद अगला प्रश्न है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा निम्न में से कौन सी है? तो यह भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों का मतलब
संतुलित उपयोग करना है। सतत विकास भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज को संगठित और जागरूक करने का एक तरीका है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करती है। मूलतः इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य में सभी के लिए एक स्वास्थ्य ग्रह, समृद्ध अर्थव्यवस्था और न्यायपूर्ण संसाधनों को प्राप्त करना है। और डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल किसने प्रारंभ किया? तो यूनाइटेड नेशन ने प्रारंभ किया। ये 2014 से 2024 तक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। इसके बाद पूछता है अर्थ समिट रियो कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ? तो रियो कॉन्फ्रेंस जो था वो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में 3 से 14 जून 1992 को आयोजित किया गया था। इसमें 178 देशों के लोगों ने विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया और वहां पर रियो डी जेनेरो का प्रस्ताव भी पारित किया। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्रीन हाउस गैसों की इमिशन में कमी लाना। तो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिसे मैं बताया, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, जल वाष्प है। ये जो गैसेज हैं सूर्य से आने वाली गर्मी को सोखती हैं, यानी पृथ्वी जो सूर्य से आने वाली गर्मी पृथ्वी से जब टकरा के वापस जाती है तो इसे वापस नहीं जाने देती है, जिससे हमारे पूरे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, जिसके चलते मौसम परिवर्तन होता है। तो इन्हीं को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब आयोजन हुआ था। इसके बाद इको मार्क पुरस्कार किस वस्तु के लिए दिया जाता है? तो ये भारत के द्वारा एक भारतीय प्रमाणन चिन्ह है जो उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के मानकों के अनुसार ठीक हैं, जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में अपघटन तक वो किसी प्रकार का पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं। ऐसे को हम देते हैं इको मार्क पुरस्कार। और एक इको मार्क का लेबल ऐसे प्रोडक्टों पे लगाया जाता है जिससे कि लोग उसे पहचान सके। तो ये रहे कुछ पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित प्रश्न। इस तरह के और सेट मैं बना करके इस यूट्यूब पे डालूंगा, इसे आप लोग पढ़ें, जो आपके पर्यावरण संबंधी प्रश्नों को हल करने में आपकी सहायता करेंगे। और विविध प्रकार के परीक्षाएं जैसे सीटेट है, टेट है, यूजीसी नेट है, एसएससी है, तमाम वनडे एग्जाम्स हैं, सब में पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि पर्यावरणीय जो साक्षरता है, इन्वायरमेंटल लिटरेसी है, अब बेसिक लिटरेसी का पार्ट बन गया है। इसलिए सभी व्यक्तियों के लिए यह माना जाता है कि इनको जानना अत्यंत आवश्यक है। और इस वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अपना अवश्य करें, जिससे हमें आपकी बातों की जानकारी मिल जाए।